Hello students, myself Dipender Singh Rawat, chemistry faculty at PP Savani Center for Excellence. नीट का जो फाइनली पेपर हो गया, आज हम उसके डिटेल सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन सॉल्यूशन को हम 45 क्वेश्चन उनके सॉल्यूशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कोड नहीं लिखा मैंने क्वेश्चन लिख दिया, उसके ऑप्शंस लिख दिया और डिटेल उसका सॉल्यूशन लिखा और उसको एक्सप्लेन करते हुए मैं चलूंगा। तो आपका कोई भी कोड हो, कोई भी आपका पेपर का कोड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्वेश्चन देखिएगा, आपके कोड में कोई भी क्वेश्चन अलग होगा, क्योंकि एक एक कोड को डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर भी शफल कर देते हैं और ऑप्शंस भी शफल कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख लेना कि क्वेश्चन कौन सा है, आपके अकॉर्डिंग वो आपका ऑप्शन कौन सा पेपर कोड में, और आप अपना आंसर वेरीफाई करते चलना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, मेरे पास जो लिखा हुआ 136 है, तो 136 क्वेश्चन में लिखा है मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट हमें दे रखा है CuNH2 गैस। तो हमें पता है CuNH2 गैस क्या होता है। इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं सिंथेसिस गैस बोलते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, हमें पता है बाइकार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की वजह से होती है। B2H6, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम जिसको डायबोरेन भी बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लुईस एसिड जिसको हम बोलते हैं। और H2O2 ये क्या होता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से अगर, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर एक भी ऑप्शन आपको ढंग से पता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास फर्स्ट है सिंथेसिस गैस, तो थर्ड ऑप्शन आना चाहिए, तो थर्ड, सेकेंड यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद टेम्पररी हार्डनेस ऑफ, तो टेम्पररी हार्डनेस में बी फर्स्ट में आना चाहिए, तो यहाँ पर तो सेकंड फर्स्ट, अब किसी भी ऑप्शन में फर्स्ट नहीं आ रहा, तो यही से मुझे पता लग गया कि आंसर कौन सा है, सेकंड। ठीक है, फिर भी क्रॉस चेक कर सकते हो, सी का सेकंड आ रहा है। ठीक है, सी का सेकंड B2H6 मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो आ रहा है बिल्कुल। और डी का क्या आना चाहिए, 4 नॉन प्लेनर, तो यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग दिस पेपर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे लिख दिया, मैंने सॉल्यूशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर, ठीक है, COH2 सिंथेसिस गैस है, टेम्परेरी हार्डनेस है। ठीक है, ये सारा चीज इसके सामने हमने लिखी दी है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर B2H और ये H2O2 ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करें तो इसने पूछा अ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किस इफेक्ट की वजह से टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन से। तो यहाँ पर टर्शियरी का हमें, ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने बता ही दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर बना दिया, ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है। ठीक है, और यहाँ पर ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है। तो इसमें हमें बस ये देखना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, ठीक है, 9 अल्फा एच, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, टोटल कितने हो गए 9 अल्फा एच, जबकि यहाँ पर 2 और 3 कितने हो गए 5 अल्फा एच। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा होते उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो स्टेबल होगा। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, तो ये भी बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। ठीक है, तो राइट साइड में मैं कर देता हूँ इसको, एक ही पेज पे डालोगे। क्वेश्चन नंबर 138, तो 138 में इसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये मुझे रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो यहाँ से मुझे पता है कि CH4 पे यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -4, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और CCl4 में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे इस पे कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो -4 टू +4 जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 139 जो क्वेश्चन है, 139 क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, सुक्रोज का जब भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन है ये। इसमें हमें क्या मिलता है, हमेशा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज मिलता है। और इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हमें दे रखा है वो है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये एनसीईआरटी में एज इट इज क्वेश्चन दे रखा है कि सुक्रोज का हम जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज हमें मिलेगा। क्लियर है, तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था।
एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 140। तो 140 के अंदर हमें इसने पूछा है कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ क्रोमियम +2। ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिख रखा है, म्यू इज इक्वल्स टू कितना, √n इंटू n+2 होता है। ठीक है, √n इंटू n+2 होता है। तो यहाँ पर n हमें बस ये देखना है कि कितने, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो n है यहाँ पर, ठीक है, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने। तो क्रोमियम का हमें पता है क्या होता है, क्रोमियम का 3d एर्गन 18, उसके बाद 3d6 4s2 होता है। क्रोमियम +2 आ गया, तो +2 के अंदर क्या हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है, सॉरी 3d4 होता है, ठीक है, 3d4 4s2, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, तो 18 +2 और ये 24, तो ये कितना होगा 3d4, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए क्रोमियम +2 के केस में। तो क्रोमियम +2 के केस में हमारे पास एर्गन 18 और कितना बचेगा 3d4। तो डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कैसे, एक एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये √24 आएगा, जिसे हम बताते हैं अप्रॉक्स 25 से थोड़ा सा मतलब 4.9, और एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 4.9 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक भी इस तरीके से बताया जाता है कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस डेसिमल से पहले वो नंबर आ जाता है। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो 2 पॉइंट समथिंग आता, अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते 3 पॉइंट समथिंग आता, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 5 पॉइंट समथिंग आता। तो डायरेक्ट अगर जिसको पता है क्रोमियम +2 मतलब 3d4 पता लगते, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डायरेक्ट वहां से भी हम आंसर बता सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 140 और ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाओ 141, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगेन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, एमओटी का एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। हमें पता है जो O2 होता है, O2 के अंदर हमें पता है कैसे होता है, डबल बॉन्डेड होता है, ठीक है। चाहो तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो कि हमें पता है कि अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करने के लिए मुझे पता है कि ए मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल से कब मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होगा। तो अगर इसके बाद में आइदर सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ ना कुछ इसके बीच में बॉन्ड होना चाहिए। वो बॉन्ड हमें क्या बताता है, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, एनबी का मतलब है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम एमओडी बना के और सबके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पर वैसे, और या तो आप इससे कर लो, नहीं तो अदरवाइज आपको पता ही है ये बॉन्ड ऑर्डर वही क्या बताता है जो हम बताते हैं। तो लिथियम और लिथियम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसी तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। हीलियम अपने आप में सफिशिएंट होता है, अपने आप में इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और हीलियम के अंदर कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बॉन्डिंग के अंदर भी कितने हो जाएंगे 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे 2, टोटल कितने हो जाएंगे 2 - 2 0, मतलब बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है इसका 0। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है मतलब इसका कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हीलियम नहीं करता, आंसर हो जाएगा इसका 2। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 142 पे, ठीक है। तो इसमें हमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर हैज OO लिंकेज, मतलब पेरोक्साइड लिंकेज इसने पूछा है। तो H2SO7, ठीक है, H2SO7 के अंदर क्या होता है कि सल्फर और ऑक्सीजन के दोनों सल्फर के बीच में एक ही ऑक्सीजन आता है, ठीक है, ये हमारे पास, और ये OH, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये OH, ये हमारे पास H2SO7 मतलब पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एक और इस क्वेश्चन को और सिंपल इसलिए कर दिया कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दे रखा है, साथ के साथ हमने नाम भी दे रखा है, तो हम तो नाम से उसका फार्मूला भी याद करवा देते तो वैसे भी सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें तो O बॉन्ड है नहीं, कोई लिंकेज है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया कैंसिल। फिर आ जाओ सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड में क्या होता है S डबल बॉन्ड O, OH और OH और एक लोन पेयर, इसमें भी कोई OO पेरोक्साइड लिंकेज नहीं होता। इसी तरीके से H2SO4 का बनाना है तो इस H2SO3 के अंदर ही एक डबल बॉन्ड और लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। लेकिन
H2S2O8 परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर दे रखा है, जिसमें ये हमारे पास क्या दे रखा है, परऑक्साइड लिंकेज होता है, ठीक है। तो ये एक ही ऑप्शन है, और ये अगेन अगर आपके पास, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में ये जनरली आपने स्ट्रक्चर ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर या पी ब्लॉक का भी बोल सकते हैं, पी ब्लॉक में ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है, तो आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 143 पे। 143 क्वेश्चन में पूछा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट increasing which of the following is the correct order of increasing field strength of ligand to form coordination compound। मतलब यहाँ पे किस ligand की, ठीक है, डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है। सिंपली अगर मैं इस तरीके से बोलूं तो हमें पता है कि जो कार्बन होता है, डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो अगर आपको आइदर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो, अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं भी हो तो भी हम इसको इस तरीके से समझा दें ताकि बच्चों को इसमें मुश्किल ना हो। तो कार्बन की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो एक ऑप्शन मुझे मिलता है सेकंड और एक ऑप्शन मिलता है मेरे को 4। अब इसमें देखोगे तो लास्ट में यहाँ एक जगह दे रखा है एससीएन और एक जगह दे रखा है फ्लोरीन, तो यहाँ थोड़ा सा डाउट हो सकता है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, एक डाउट ये होता है, तो इसका सबसे कम होना चाहिए। यहाँ पर थायोसाइनाइड है, वहां पर सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन से ज्यादा तो होती नहीं, लेकिन जो सल्फर का साइज होता है, सल्फर का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। और उस पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पूरा क्या होता है, डिस्पर्स फॉर्म होता है। तो डिस्पर्स फॉर्म में होने की वजह से उसकी जो डोनेटिंग टेंडेंसी हो जाती है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वहां पर, ठीक है, डोनेटिंग टेंडेंसी अगर कम होगी तो उसकी जो फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, मतलब वहां पे वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वो एज ए वीक बनाएगा। तो वीक फील्ड लिगेंड टाइप हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ये बिहेव करेगा। और एससीएन एक्चुअल में है क्या, एम्बिडेंटेड लिगेंड, इसमें दो डोनर साइड है, सल्फर भी नाइट्रोजन भी। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी टाइप में था। अगर या तो किसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, ठीक है, तो वहां से बिल्कुल सही कर सकता था। अदरवाइज अगर उसको लॉजिक पता होता कि सल्फर और फ्लोरीन में, तो वो वहां से बिल्कुल आप आंसर सही दे सकते थे। तो ये है हमारा 143 क्वेश्चन, और इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका सेकंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 144, ठीक है, अगेन ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम दिस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है हमारे पास। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने जो फेराडेज के दो लॉ पढ़े, तो इसमें फर्स्ट लॉ फेराडे हमने यूज करना है। ठीक है, तो कैल्शियम यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैल्शियम सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो चार्ज पास इन फेराडे इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फेराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो गिवन वेट हमें दे दिया 20 ग्राम, ठीक है, यहाँ पे ये 20 ग्राम हमें गिवन वेट दे दिया, मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट भी दे दिया, तो ये हो गया 40। ठीक है, और वैलेंस फैक्टर यहाँ से मुझे पता लग गया 2, इसके वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 1 फेरेड आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड में बोलूंगा इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 145। 145 क्वेश्चन में दे रखा है रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल कीप। ठीक है, एसीटोन की रिएक्शन करानी है हमें, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, RMGX या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब रिएक्शन कराएंगे 145, तो यहाँ ऊपर इसका सॉल्यूशन लिख रखे हैं हमने, तो यहाँ आप देखोगे। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या करा है, जो ग्रिग्नार्ड है CH3, इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ Mg पे कितना चार्ज होता है +2, और Cl पे कितना चार्ज होता है -1। तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन है, ठीक है, ये अटैक करता है एक्चुअल में कहाँ पर, इस कार्बन पे, क्योंकि पार्शियल क्या चार्ज होगा पॉजिटिव, और यहाँ पार्शियल चार्ज क्या होगा नेगेटिव। तो पोलैरिटी की वजह से पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है लोन पेयर के फॉर्म में, और मिथाइल जो है वो कार्बन पे अटैक करता है। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस में यहाँ पर क्या होता है, H2O से H+ एक्सेप्ट कर लेगा कौन, ये O-, और यहाँ पर क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन दे रखा है इसमें, वो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4th ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, जो क्वेश्चन हमें दे रखा था यहाँ पर। ठीक है, तो ये 4th ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 145 के अंदर 4th ऑप्शन हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 की अगर हम बात करें तो, ठीक है, ये दे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
कैटाइनिक डिटर्जेंट, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आई थिंक 2015 और या फिर 16, ठीक है, अगर मैं बिल्कुल सही तो 2015 होना चाहिए। उसमें यहाँ पे कैटाइनिक की जगह पूछा गया था जेई मेंस के अंदर एनाइनिक, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हम जनरली बोलते हैं कि जेई मेंस और नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीट होने के चांसेस होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आने की एक पॉसिबिलिटी रहती है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेंस 2015 में, जिसमें एनाइनिक डिटर्जेंट पूछा था। तो यहाँ पर, ठीक है, ये फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। रेफरेंस यहाँ पे दे दिया आपको 12th एनसीईआरटी में 16.5.2 में आप देखोगे तो ये कैटाइनिक डिटर्जेंट है, मतलब जो ये इसका जो ये, ठीक है, कैटाइनिक पार्ट है ये हमारा डिटर्जेंट का है, और Br माइनस है वो एनाइनिक पार्ट है। तो डिटर्जेंट का जो कार्बन की चेन है वो पॉजिटिवली चार्ज अल्टीमेटली, ठीक है, और ये एक सिंथेटिक कैसी है, डिटर्जेंट है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, जिसको हम बोलते हैं सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी फिर से जैसा हम बोलते हैं पॉलीमर हुआ, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स हुआ, और जितने भी हमारे पास, ठीक है, ये अमीनो एसिड्स वगैरह हुए, ये एनसीईआरटी से एज इट इज आप इनको याद रख लोगे, लाइन टू लाइन इनको पढ़ोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से काफी सारे हमें देखने को मिल जाते हैं हर साल, ठीक है, स्पेशली नीट के अंदर, ठीक है। फिर आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फिर से अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये बहुत ही एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमियम CrO4 2- and Cr2O7 2- आर नॉट द सेम। देखो पहले तो ये चीज आप ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चंस में हमें इसमें कंफ्यूजन होता है कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट, तो इसमें पूछा इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जब मैं निकालूंगा, ठीक है, तो कितना आएगा, +6 आ जाएगा, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 पे कितना हो जाएगा, -8, राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो 8 - 2 6 +6 आ जाएगा। इधर देखोगे आप 2 क्रोमियम है, तो एक ऑक्सीजन पे -2, तो 7 पे कितना हो जाएगा, -14, राइट में जाएगा तो +12 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की ही क्या आ रही है, सेम आ रही है, जबकि यहाँ क्या लिखिए, नॉट सेम। तो ये पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया है, और इसने पूछा क्या, इनकरेक्ट। तो अगर जिस पेपर कोड में ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा होगा तो उसके लिए बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट तो है नहीं, सिंगल करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन देखते ही वो क्वेश्चन आगे बढ़ गया, टाइम बच गया। बाकी ऑप्शन क्या दे रखे मुझे उससे मतलब ही नहीं है लिखना, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट बच्चे की एक आदत होती है किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करता है, क्योंकि हमारे पास सिंगल करेक्ट है, अगर मल्टीपल करेक्ट है भी आ भी गए गलती से तो कोई नहीं, वो अगर हम बाद में उसको चैलेंज करेंगे तो हमें तो पता है कि अगर वो आप कंफर्म हो कि भाई पहला ही ऑप्शन मेरे लिए मेरा सही हो गया, मतलब जो भी इनकरेक्ट करेक्ट बोला है, तो फिर दूसरा ऑप्शन सही हो या नहीं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो एक स्मार्ट बच्चे की पहचान होती है, बाकी 3 ऑप्शन पढ़ने का टाइम भी वो वेस्ट नहीं करेगा। फिर भी चलो एक बार हम देख लेते हैं, क्रोमियम +2 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन आयरन +2 इन वाटर, ठीक है। इसको T2G EG से भी बताते हैं कोऑर्डिनेशन में, लेकिन बेटर है आप इलेक्ट्रोकेमिकल ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग जो क्रोमियम +2 है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है आयरन +2 से। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो डी ब्लॉक में बिल्कुल हम ये पढ़ते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स की खासियत ये होती है कि उनके मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और वही रीजन है कि वो एज ए कैटलिस्ट काम कर सकते हैं, कि उनके पास वेराइटी रहती है, ठीक है, कि अगर उसके बाद मान लो +2 की जरूरत है तो +2 में भी चला जाएगा, +4 की जरूरत है तो +4 में भी चला जाएगा, +7 की जरूरत है तो +7 में चला जाएगा। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वो अच्छा क्या होता है, कैटलिस्ट के जैसे काम कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल, ठीक है। फिर से सॉलिड स्टेट में भी पढ़ते हैं और डी ब्लॉक में भी पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों में ये मिक्स क्वेश्चन मान लो। यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हम क्या बोलते हैं, जिसके अंदर जो लार्ज डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, लार्ज डी ब्लॉक के एटम्स होते हैं, उनके बीच में जब वो लैटिस बनाते हैं तो बीच में छोटे छोटे से वॉइड्स बच जाते हैं। तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जो ये एटम्स है इनकी साइज बहुत कम होती है, तो उन वॉइड्स के अंदर वो क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा सही है, थर्ड ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1, ठीक। तो सॉल्यूशन में भी यही बता रखा है आपको, सॉल्यूशन के अंदर ये बता रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली गई है सबसे पहले, और ऑक्सीडेशन स्टेट में आप देख सकते हो +6 आ रही है, तो वहीं पर क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय
वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन की खास बात आपको पता ही होगा कि सिमेट्रिकल या हम क्या बोलते हैं इवन नंबर ऑफ एल्केन बनाता है। सिमेट्रिकल या इवन नंबर ऑफ एल्केन हमें मिलता है। अब हमें बस ये देखना है कि क्योंकि इसमें ठीक है कौन सा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और आर अगर हमें कोई दे रखा है, ठीक है अगर हमें आर एक्स दे रखा है तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें आर आर मिलेगा। तो अगर मेरे पास एक कार्बन का होगा तो भी मुझे कितना मिल जाएगा 1 1, 2 कार्बन का, अगर 2 कार्बन का दे रखा है तो भी कितना मिलेगा 2 2, 4 कार्बन का। तो बस यही देखना है। तो ब्यूटेन क्या है 4 कार्बन का है, हेक्सेन क्या है 6 कार्बन, मतलब 2 2 से मिल सकता है, ठीक है 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन भी सिमेट्रिकल है, देख लो एक बार 1 2 3 और 4, ठीक है तो यहाँ से 2 3 तो ये भी सिमेट्रिकल हो सकता है, इस तरीके से कंबाइन हो गए। हेप्टेन मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो या तो 4 और 3 कंबाइन होगा तो वो पॉसिबिलिटी की, तो आंसर हो जाएगा 4 क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल एल्केन से ही बनता है और यहाँ पर ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो वुड्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। और सॉल्यूशन में लिखा है एन हेप्टेन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड यूजिंग वुड्स रिएक्शन सिंस इट इज अनसिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 149, ठीक है तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं 149 में। लेफ्ट साइड में हम देखें क्वेश्चन नंबर जो 149 है तो इसमें लिख रखा है यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए व्हिच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी, बी व्हेन पास थ्रू ए कॉपर प्लस टू एक्वस डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन सी इज फॉर्म, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सी फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है तो वापस ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है हमारे कॉम्प्लेक्स का 12th का जो टॉपिक है। तो इसमें ये यूरिया है, यूरिया की रिएक्शन हमने H2 से करा दी तो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है CO2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है तो इसमें जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसका फर्दर डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो हमें अमोनिया प्लस H2 मिल रही है। और जो यहाँ पर ए कंपाउंड है, ठीक है वो ए कंपाउंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, बी कंपाउंड जो इसको हीट करने पे जो डिकम्पोज हो रहा है वो अमोनिया है, और फिर इसकी रिएक्शन कॉपर प्लस 2 के एक्वस सॉल्यूशन के साथ जब करा देते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है सी कंपाउंड, ठीक है और जो कैसा कलर का होता है डीप ब्लू कलर का। और ये डीप ब्लू कलर, ठीक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, उसमें ये बताया भी जाता है कुछ कंपाउंड्स के कलर याद करने के लिए, उसमें से ये कंपाउंड है, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 150 क्वेश्चन में दे रखा है हमें द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF, ठीक है ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन kg मोल पर मोल, ठीक है द फ्रीजिंग पॉइंट depression for the solution of molality 0.078 molar containing in non-electrolyte solute in benzene is rounded off to 2 decimal, ठीक है फिर से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें पता है डेल्टा TF क्या होता है IKFM, ठीक है वैसे तो हम इसको कैसे लिखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है चेंज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है जो वो क्या होता है I इंटू KF इंटू M। तो I यहाँ पे जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो डिसाइड करता है कि हमारे पास कैसा है एसोसिएशन हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है या कोई ऐसा कंपाउंड नहीं जो ना तो एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है। इसने बोल दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ना तो एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा, तो यह आई की वैल्यू यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या हो गई 1 हो गई। फिर KFM बचा है तो KF की वैल्यू इसने यहाँ पर ये गिवन दे दी है, ठीक है इतना सिंपल क्वेश्चन, और M की वैल्यू भी इसने दे दी है, बस वैल्यू रखो दोनों और सॉल्व कर दो तो 0.40 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 151 क्वेश्चन देखते हैं हम। अगेन ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है पीरियोडिक से बोल दो या एटॉमिक स्ट्रक्चर से बोल दो किसी भी तरीके से। इसमें हमने पूछा नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ल्यूटेशियम 71 175, ठीक है सब कुछ दे दिया इसमें, नीचे जो लिखा हुआ होता है, ठीक है हम इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, ये कोई हमारा एलिमेंट है, ठीक है Z नीचे एटॉमिक नंबर होता है और A ऊपर क्या होता है एटॉमिक मास नंबर होता है। तो Z तो हो गया 71 और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है प्रोटॉन के बराबर, तो ये जो Z है यहाँ पे ये तो हो गया प्रोटॉन के बराबर। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो क्या होता है समेशन होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन अगर हमें निकालना है तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मास नंबर है उसमें से हमें प्रोटॉन नंबर माइनस करना पड़ेगा, तो 171 माइनस 71 करेंगे तो 104 हो जाएगा। और क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सेम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम, तो ये 71 104 और 71, ठीक है तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 152, ठीक है 152 क्वेश्चन में हमें दे रखा है
आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। इस बार हमें क्या दे दिया, एक रिएक्टेंट दे दिया और एक क्या दे दिया, हमें प्रोडक्ट दे दिया। तो हमें बीच में बताना एक्स क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जनरली आते हैं, तो थोड़ा सा लॉजिकली हमें इसमें सोचना होता है। ये तो ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ठीक है, Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या लगेगा, Cl लगेगा। अब एक Cl लगेगा, 2 Cl लगेगा, 3 लगेगा, वो डिपेंड क्या कर रहा है, इस प्रोडक्ट के ऊपर जो फाइनल हमें मिला। तो यहाँ मुझे मिला एल्डिहाइड। तो इसके अगर मैं सॉल्यूशन की अगर बात करूँ, ठीक है, तो सॉल्यूशन की अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक बार हम इसको देखेंगे। इसका सॉल्यूशन ऊपर में स्लाइड कर रहा हूँ, लिखा हुआ है राइट साइड में ये, ठीक है। देखो इसमें क्या है, 4 ऑप्शन मुझे दे रखे, तो ऑप्शन देख के मुझे बताना था कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक। तो इसमें देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, अगर ठीक है, वैसे तो यहाँ लिख रखा है कि 2 हटाए, अगर मैं बोल रहा हूँ अगर तीनों हटा देता, अगर यहाँ पे मैं तीनों हटाता तो मतलब जो मतलब हाइड्रोजन की जगह तीनों क्लोरीन आते, जैसे यहाँ पर ये वाला जो सॉल्यूशन में प्रोडक्ट दे रखा है 2 Cl हटाए, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर तीनों Cl हटाता तो यहाँ पर पीएच के साथ कार्बन के साथ जो तीनों Cl होते हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस जो हम सेकंड स्टेप में करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं 3 OH लग जाते हैं, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH। तो एक कार्बन पे 2 H क्या होते, स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से H2 के फॉर्म में ये रिलीज हो जाता और यहाँ पाई बॉन्ड बन जाता। तो ये प्रोडक्ट किसमें होता, PHC डबल बॉन्ड OH, मतलब एसिड मिल जाता। अगर इससे मैं बनाता फर्स्ट वाले से, तो यहाँ पर मुझे PH, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH मिलता है नहीं, लेकिन मुझे क्या दे रखा था, एल्डिहाइड। सेकंड से तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी खत्म हो गया, फर्स्ट खत्म हो गया। इससे अगर मैं कराता तो यहाँ पे मिलता PH, ठीक है, C H2 दे रखा, एक ही Cl को हटा के लगाता तो यहाँ पे लगता OH, तो अल्कोहल मिलता। और इस केस में क्या हुआ, ये जो ठीक है जो सॉल्यूशन में दे रखा 2 Cl दे रखे, इन 2 Cl की जगह क्या लग जाएगा, 2 OH लग जाएंगे, और 2 OH स्टेबल नहीं होते, एक किस पे, कार्बन पे, तो ये H2 के फॉर्म में निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो ये फाइनली क्या, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें हमें क्या करना था, बस प्रोडक्ट देखना था और उसके अकॉर्डिंग हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि जो इंटरमीडिएट इसमें प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, मतलब एक जो इन बिटवीन एक्स अननोन प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या होगा। तो वो एक एक करके मैंने तीनों एक्सप्लेन कर दिया कि ऑप्शंस वो तीनों क्यों नहीं, क्योंकि सेकंड स्टेप में जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जितने आप क्लोरीन वहां पे रिप्लेस कर रहे हो, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा रहे हो, उतने क्या आ जाएंगे, OH आ जाएंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर दे रखा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, CH बनेगा, जो 2 क्लोरीन हटके, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हटके 2 क्लोरीन लगेंगे और उसके बाद 2 OH लग जाएंगे हाइड्रोलाइसिस कराने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए फिर 153 की हम बात करें तो 153 में दे रखा करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा हमें, पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप, ठीक है, जो पिग और आयरन होता है, ठीक है, थोड़ा सा मेटलर्जी का क्वेश्चन है, तो जिसने थोड़ा सा एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो पिग आयरन होता है वो डक्टाइल भी होता है, मेलेबल भी होता है, तो उसको किसी भी शेप के अंदर क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो दे रखा, रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन, तो जो रॉट आयरन होता है उसके अंदर 4% कार्बन नहीं होता, उसके अंदर होता है 0.10% कार्बन होता है, ठीक है, इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। ब्लिस्टर कॉपर के लिए थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ CO2, तो ये CO2 की वजह से नहीं होता है, ये SO2 के एवोल्यूशन की वजह से ब्लिस्टर अपीयरेंस होता है, इस वजह से ये थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा, वेपर फेस रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वैन आर्कल मेथड, तो वेपर फेस जो रिफाइनिंग मेथड है निकल के लिए उसको हम बोलते हैं मॉन्ड्स प्रोसेस, ठीक है। जो ये जो वैन आर्कल मेथड है ये जिरकोनियम के लिए यूज होता है, ठीक है, तो इस वजह से ये फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। तो फोर्थ भी गलत है, थर्ड भी गलत है, सेकंड भी गलत है, तो करेक्ट जो पूछा उसने फर्स्ट पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 153। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 154 पे। तो 154 में इसने दे रखा, which of the following set of molecule will have zero dipole moment, ठीक है, अगेन ये एक काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग का हम बोल सकते हैं इसमें। तो हमें बस देखना है कि डायपोल मोमेंट मतलब सेट ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे, जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा, ठीक है, मतलब म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड मतलब BF3, इसकी वैल्यू तो होती है 0, तो ये तो सही है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, ठीक है, BeF2, इसकी भी 0 होती है, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, इसकी भी 0 होती है। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसकी भी 0 होती है, ठीक है। कुछ मैंने देखे थे अलग पेपर कोड में कि
इससे ये ऑप्शन दे रखा था लास्ट में, तो अगर ये ऑप्शन लास्ट में दे रखा था तो अगर किसी को नहीं पता हो बेसिक अगर एक कुछ मॉलिक्यूल्स भी अगर उनके स्ट्रक्चर उनको पता होता तो सही कर लेता। जैसे अमोनिया बहुत कॉमन है, तो ऑप्शन 2 के अंदर पहला ही जो हमारे पास मॉलिक्यूल दे रखा है वो अमोनिया दे रखा है, और अमोनिया का डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होता है। तो इस तरीके से यानी सारे मॉलिक्यूल का, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए था, डायपोल मूवमेंट 0। तो एक का भी हुआ तो फिर ऑप्शन खत्म हो गया। तो मैंने सेकंड एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ, अगर मुझे नहीं पता तो कैसे करता। ऑप्शन थर्ड में जाऊंगा तो मैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात कर रहा हूँ। इसका तो पता है HF, ठीक है, HF का तो बॉन्ड सिंपल मुझे पता ही है, और इसका डायपोल मोमेंट कभी 0 नहीं होता। तो यहाँ से इस ऑप्शन का म्यू इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। फोर्थ ऑप्शन में जाऊंगा नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3। तो जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है वैसे NF3 का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो इसका भी डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो मेरे को बाकी अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा था तो मैं इस उल्टे तरीके से, ठीक है, जिसको हमको बोलते हैं कई बार क्वेश्चन सीधा नहीं समझ में आता तो हम उल्टा चलते हैं कि सही कौन सा नहीं पता लग रहा है, तो हम वो देखने लगते हैं कि गलत कौन सा है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से भी इसको सेलेक्ट कर सकता था, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे नीचे बना दिए। BF3 का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये BF2 का स्ट्रक्चर पता है, CO2 का, ठीक है, 1,4 डाइक्लोरो, ठीक है, जो हमें ये दे रखा है बेंजीन, उसका स्ट्रक्चर ये बना दिया। उसके अलावा अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो देख लेते हैं। इसमें स्ट्रक्चर हमें दे रखा है बेरिलियम, फर्स्ट ऑप्शन अमोनिया का, आपको NH3 का स्ट्रक्चर पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं बना देता हूँ अगर नहीं पता है, ठीक है। तो सबको पता है अमोनिया का पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ये लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन, ये है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है। फिर बेरिलियम डाइफ्लोराइड 1,4 डाइक्लोरो, ये तो हो गया। BF3 ये भी हो गया। HF का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये होता है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। देन CO2 हो गया 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो इसमें जो बेंजीन है, इसमें यहाँ पे लगाया 1, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 ये, ठीक है। या इसको ये कौन सा ऑर्थो मेटा पोजीशन पे लगा देंगे, ठीक है। उसके अलावा नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, तो इसी तरीके से नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड एक लोन पेयर, और यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, ठीक है। फिर बाकी H2 का तो आपको पता ही है, ये O, ठीक है, बैंड स्ट्रक्चर होता है, ये 2 लोन पेयर होते हैं इस तरीके से। तो सभी स्ट्रक्चर से आप दे सकते हो कि ये 4 जो आप, ठीक है, सॉल्यूशन में जो 4 आंसर बना रखे, इन्हीं का 0, बाकी किसी का 0 डायपोल मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, सारे पोलर बॉन्ड्स है उसके अंदर, और नेट उसमें कभी भी 0 नहीं होगा। फिर आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 155 पे, लेफ्ट साइड में आ जाइए आप। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो फिर से ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया है। तो 11th NCERT के अंदर 12.8.5 को आप पढ़ोगे तो उसमें हमें दे रखा है ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी एज सच हम जो MSc या हम BSc लेवल पे या PhD लेवल पे पढ़ते हैं वहाँ डिटेल में क्रोमेटोग्राफी को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, NCERT में थोड़ा सा उसका दे रखा है, उसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है, तो वही से क्वेश्चन NCERT के लाइन से बनाया गया है। तो इसका पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है, ठीक। तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था एक तरीके से 155। नेक्स्ट आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 156, ठीक है। 156 के अंदर, ठीक है, ये भी फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी टाइप इस तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें हमें ये तो पता है IUPAC नेम एक्चुअली कैसे रखे गए हैं, जो नए जितने भी एलिमेंट डिस्कवर होते हैं तो आइदर वो उस कंट्री के नाम से रखे जाते हैं या फिर उस किसी जिस साइंटिस्ट के नाम से उससे रखे जाते हैं या सेटी के नाम से रखे हुए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मेंडलीव के नाम से मेंडलेरियम रख दिया, लॉरेंस के नाम से लॉरेंसियम रख दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें ये तो पता है उनका मतलब होता है कितना 1, नील का मतलब होता है 0, और फिर नील फिर नील उनका मतलब वापस 1 और एम 101 है, ठीक है। फिर ये उन नील और ट्राई मतलब 3 हो गया। फिर आ गया उन नील हेक्स का मतलब 6 हो गया। फिर उन ठीक, उन और ठीक है, मतलब 111 हो गया। तो ये तो हमें पता होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी ऐसा हो गया कि हमें नहीं पता कि मेंडलीवियम जो इसका नाम है, ठीक है, उसका एक्चुअल एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। तो जिसको अगर ढंग से पीरियोडिक टेबल अच्छी से पूरी याद करी होगी, ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन को सही कर पाया होगा, जिसमें मेंडलीवियम का एटॉमिक नंबर 101 होता है, बिल्कुल सही है। इसका 103 होता है और इसका 106 होता है, और डार्मस्ट्रीडियम, ठीक है, इसका 110 होता है, 110 होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो हमें दे रखा है डी ऑप्शन में 111, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन के अंदर नीचे दे रखा है, ये होता है
रॉन्जेंटम का होता है आरजी बोलते हैं, ठीक है। 111 इसका होता है, जबकि फोर्थ ऑप्शन में ये दे रखा है, मतलब जो 101 है वो डेमस्ट्रेटियम का नहीं है, इसका मतलब D4, मतलब ये ऑप्शन गलत है इसमें, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट नहीं पूछा। तो ये भी सही है, ठीक है, फर्स्ट मैच भी सही है, सेकंड मैच भी सही है, थर्ड मैच भी सही है, लेकिन फोर्थ मैच क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बोल सकता हूँ कि जिसने पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो वही इस क्वेश्चन को सही कर पाया होगा, ठीक है। तो एक बार आप चाहो तो सॉल्यूशन को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 157। 157 में फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH2 in 0.1 molar NaOH given that ionic product of nickel hydroxide is 2 into 10 raised to the power -15, ठीक है। वापस से बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आयनिक प्रोडक्ट KIP जिसे हम इसको बोलते हैं। तो अल्फा यहाँ पर NOH का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो Na+ और OH- में ब्रेक हो गया, इसकी कंसंट्रेशन हमें दे रखी है, ठीक है, 0.1 मोल्टिंग। तो ये भी कितना हो जाएगा, 0.1, ये भी कितना हो जाएगा, 0.1। निकल हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो निकल +2 में, तो S डैश के नाम से दे दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की 0.1 तो पहले से थी, उसमें हमने जब निकल हाइड्रोक्साइड को ऐड करा तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 0.1 + 2S डैश, क्योंकि हमें पता है किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर जैसे इसका यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं S, और ये क्या होता है, 2S होता है, और जो इसकी पावर होती है वही इसका क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, 2S का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑलरेडी OH- तो 0.1 पहले से था ही NOH की वजह से, ठीक है। तो वो 0.1 प्लस इसका जो हमने माना कितना माना, 2S, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0.1 + 2S डैश मान लिया इसको। तो आयनिक प्रोडक्ट जो KIP होता है, ठीक है, KIP होता है, वो कंसंट्रेशन ऑफ Ni+2 और कंसंट्रेशन ऑफ OH- की पावर 2, ठीक। तो वही चीज लिखा है यहाँ पे, S- डैश, और ये 0.1 + 2 S डैश होल पावर 2, ठीक है। तो यहाँ आयोनिक प्रोडक्ट KIP की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन दे रखी है क्वेश्चन में, ये, ठीक है। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है LHS में। जो सॉल्युबिलिटी हमें, क्योंकि हमें इसमें क्या सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है, तो S डैश वो अननोन हो गया, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁻13 मोलरिटी, जो कि आंसर हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। तो वापस फॉर्मूला बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार, ठीक है, देख ले ध्यान से सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 157, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्लाइड कर देता हूँ ऊपर, ताकि आप सॉल्यूशन आपको आसानी से दिख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। क्वेश्चन नंबर 158 के अंदर हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। वापस पॉलीमर का क्वेश्चन है, नेचुरल सिंथेटिक जो पॉलीमर होता है, ठीक है, ये भी हमें याद ही रखने होते हैं। और इसमें जो सिस 14 पॉली आइसोप्रेन होता है, वो एक क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है। तो आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। फिर ये भी क्वेश्चन ऐसा था जिसको हमें याद ही रखना था। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 159 में। क्वेश्चन नंबर 159 ऊपर राइट हैंड साइड में दिखेगा आपको, ठीक है, स्लाइड कर लेता हूँ मैं ये, ठीक है। और इसका रेफरेंस भी दे रखा है, हमने रेफरेंस दे रखा है जो क्वेश्चन नंबर 158 का था, 12th क्लास की NCERT में आप 15.2.4 में जाके देख सकते हो 158 का सॉल्यूशन। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 159, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NOH इज नोन एज, ठीक है। तो ये वापस हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन आ गई है। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन में, ठीक है, एक हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक तो दे रखा है क्या, बेंजल्डिहाइड दे रखा है, तो ये हमारे पास हो गया बेंजल्डिहाइड, और ये दे रखा है हमें एसिटोफिनोन, दोनों की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन दे रखा है, यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल जाएगा H2 के फॉर्म में, और यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेंगे दोनों रिएक्ट करके। और ये जो रिएक्शन है हमारी कौन सी हो जाएगी, ठीक है, ये जो रिएक्शन है हमारी ये हो जाएगी हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है, नेम रिएक्शन होगी एक तरीके से। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है एल्डिहाइड के अंदर कि भाई क्रॉस एल्डोल, एल्डोल कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, इस तरह के क्वेश्चन नेम रिएक्शन के रिगार्डिंग जनरली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, ये ऐसा पूछा जाता है। तो हमें बस पता होना चाहिए कब हम उसको क्रॉस एल्डोल बोलते हैं, कब एल्डोल बोलते हैं, कब कैनिजारो, कब क्रॉस कैनिजारो, ठीक है। फिर ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 159। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 160। 160 जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में 160 में आप देख सकते हो
द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, ठीक है, 12th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन पहले भी पूछे गए और जनरली हम बोलते हैं कि इन ये जो कॉम्बिनेशन है इनको आप याद ही कर लो कि नेगेटिव डेविएशन कौन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है। इन जनरल हम बोलते हैं कि नेगेटिव डेविएशन वो शो करता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों को मिक्स करने पे क्या होता है, बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पॉजिटिव डेविएशन क्या बोलते हैं, जनरली मिक्स करने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन 2 दे रखा इथेनॉल प्लस एसीटोन, तो इथेनॉल के अंदर पहले क्या दे रखा था हमारे पास, इथेनॉल के अंदर CH3 CH2OH, ठीक है, तो यहाँ पर एक और जो इथेनॉल होगा C2H5 लिख देता हूँ डायरेक्ट OH, तो इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है, तो इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थे। लेकिन जब एसीटोन हमने डाल दिया तो एसीटोन डालने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनकी वीक हो जाती है और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ये क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक। तो 160 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 161 के अंदर। 161 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, न्यूमेरिकल दे रखा है हमें, केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन दे रखा है, फिर से आगे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 into 10⁻³ per second. The time required to reduce 2 ग्राम of the reactant to 0.2 ग्राम is, ठीक है, तो हमें टाइम बताना है। तो इसमें साफ लिख दिया इसने कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बस उसके फॉर्मूले यूज करने, के की वैल्यू हमें दे ही दी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, KT के बराबर होती है, तो यहाँ लिख दिया। और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग, ठीक है, 2.303 लॉग जिसका बेस 10 होगा, 10 रहता है, और A0 अपॉन A0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितने दे रखी 2, और यहाँ पर कितनी हो जा रही है कुछ टाइम बाद, या A0 अपॉन AT भी लिखा जाता है, T टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन 0.2, बस यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर लो और T की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। आगे एक, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था फिजिकल का, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं नीट में, जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। फिर तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा 500 सेकंड, ठीक है, तो ऑप्शन जो हम इसमें दे रखा वो हो रहा है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए इसमें, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 162 की। लेफ्ट नेक्स्ट पेज में लेफ्ट साइड दे रखा है, HCl was passed through a solution of calcium chloride, magnesium chloride and NaCl, ठीक है, which of the following compound crystallizes, ठीक है, तो कई लोग इसको इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, और मतलब इनऑर्गेनिक मतलब सॉल्युबिलिटी वाले से भी देख सकते हैं, और कई लोग फिजिकल में जो हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होती तब मैं वहां से थोड़ा सा मेरे को करना आसान होता है, तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर या उसका पता है तो आप उसको इजीली वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करा, जिसका एक्चुअल इसका रीजन वही होता है। तो सॉल्यूशन में ये लिखा है, व्हेन HCl is passed through a mixture of chloride ion concentration increases, hence ionic product, ठीक है, जो KIP होता है, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ Na+ होगा इसके केस में, और Cl- होगा। तो ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है, NaCl का सॉल्यूशन था, ठीक है, उसमें क्लोराइड आयन तो पहले से था ही, और उसमें हमने HCl और ऐड करा तो क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, और बढ़ गया, तो KIP की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, ठीक है। अब KIP की वैल्यू बढ़ गई तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, ठीक है, KIP की वैल्यू अगर बढ़ गई तो अगर KSP से अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमें पता है KIP की वैल्यू अगर KSP से ज्यादा होती है तो क्या बना लेता है, प्रिसिपिटेशन वो बना लेता है, ठीक है, तो प्रिसिपिटेट हो जाता है। तो यहाँ पर रीजन यही है। तो अब एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हम देख के बता देते, लेकिन एक्सप्लेन इसको इसी तरीके से करा गया है क्योंकि एक्चुअल रीजन ये होता है। और वही मैं बता रहा हूँ कि मेन रीजन अगर आपको सॉल्युबिलिटी अगर पता है कि कौन कितना सॉल्युबल होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक। तो आप चाहो तो इसका थोड़ा सा एक बार सॉल्यूशन देख लेना। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 163, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है हमारा। और मैं ऐसे जैसे फिजिक्स वाले सर से डिस्कस कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे इससे, ठीक है, फ्री एक्सपांशन से रिलेटेड आई थिंक फिजिक्स में भी कोई क्वेश्चन आएगा। तो 163 देगा, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। दो चीज दे रखी है, एक तो फ्री एक्सपांशन और एक एडियाबैटिक कंडीशन। तो इसमें से बताना क्या क्या चीज होगी। तो फ्री एक्सपांशन का मतलब ही क्या होता है, हम तो बोलते हैं रट लो इसको डायरेक्ट, क्योंकि फ्री एक्सपांशन में सब कुछ जीरो है। तो फ्री एक्सपांशन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, जीरो, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हुआ तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। इंटीग्रल ऑफ पीडीवी होता है तो जीरो हो गया। अगर ये
वर्क डन जीरो हो गया, एडियोबैटिक प्रोसेस दे रखा है तो क्यू अपने आप जीरो हो गया। तो जो हमारे पास ठीक है इंटरनल एनर्जी वो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो क्यू भी जीरो डब्ल्यू भी जीरो है, तो ये भी हो गया जीरो। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, डेल ई एन सी वी डेल्टा टी, तो डेल्टा ई जीरो है तो ये भी कैसे बोल सकते हैं, इसको भी हो गया जीरो। तो सारी वैल्यूज यहाँ पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन है जिसमें सारी वैल्यूज जीरो है। तो फ्री एक्सपांशन में हम जनरली क्या बोलते हैं, सारी वैल्यूज जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है। फिर अगेन मैं बोलूंगा एक सिंपल सा क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 164। 164 में आप जब देखोगे, ठीक है, तो 164 में आपको दे रखा है आइडेंटिफाइड करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट दे रखा है CO2 गैस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। ठीक है, बिल्कुल कई लोगों ने अगर जल्दबाजी में पढ़ा होगा तो शायद इसको गलत कर दिया होगा, क्योंकि CO2 गैस दे रखा है। हम सॉलिड, ठीक है, सॉलिड आइस जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, CO2 सॉलिड फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें गैस फॉर्म में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। The structure of C60 contain 12 6 carbon ring and 25 कार्बन रिंग। C60 फुल रिंग होता है, ठीक है, कार्बन, ठीक है, फुल रिंग जो C60 होता है उसमें ये बस चेंज कर दिया, 12 6 मेंबर बोला है और 25 मेंबर रिंग बोली, ये उल्टा हो गया। जबकि होता क्या है, 26 का 6 मेंबर रिंग होती है और 12 5 मेंबर कार्बन रिंग होती है। तो इस वजह से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगर किसी को सी ऑप्शन नहीं भी पता है और इतना इन्फॉर्मेशन भी पता है ए बी और सी के बारे में, जैसे अब डी बात करूं, COA से कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, तो बिल्कुल ये हमें पता ही है। तो अगर ए बी और डी भी पता और सी नहीं पता होता तो भी वो सही कर सकता था। ऐसे ऑप्शन दे रखा है, देखो सी एंड डी ओनली, तो सी और डी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन मेरे को पता नहीं, अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 में ए बी और सी तीनों दे रखा है, तो ए और बी तो गलत हो गए, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सी थर्ड ऑप्शन में ए एंड सी दे रखा है, तो ए आ गया तो वैसे ही गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन में बी और सी दे रखा है, तो बी आते वैसे गलत हो गया। तो अगर किसी को, क्योंकि ए के ऑप्शन दे रखा है जिसमें सी और डी आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही होगा। बाकी जिसमें ए और बी आ रहा है वो वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है और यहाँ बी आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। अगर आपको सी ऑप्शन के बारे में पता नहीं, जनरली हम GSM-5 अ टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन, ये हम सिलिकेट्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको आप अटेम्प्ट करने का अपना अपना तरीका, या तो आप एक एक ऑप्शन को देख लो, नहीं तो एलिमिनेट करके और ऑप्शन वाइज भी देख सकते थे इस क्वेश्चन को आसानी से। फिर आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 165 पे। क्वेश्चन नंबर जो 165 है, ठीक है, राइट साइड में आ जाइए, ठीक है। ये ठीक है, 164 का सॉल्यूशन दे रखा है। करेक्ट स्टेटमेंट सी एंड डी, यूज ऑफ जियोलाइट्स रेडी सिलिकेट में, और सी और न्यूट्रल कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 165, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, ये दे रखा है। If the equilibrium constant Kc is 2 into 10 raised to the power 13 at 300 Kelvin, the value of delta G naught at the same temperature will be, ठीक है। तो बहुत अगेन वापस से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स का मैं कॉम्बिनेशन बोल सकता हूँ। तो उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को अगर आप देखोगे सॉल्यूशन, तो डेल्टा जी क्या होता है, -RT ln K इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करवाई है इसने, एज इट इज, ठीक है। सिर्फ आपको वैल्यू फॉर्मूला पता होता है, फॉर्मूला पुट करो और सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है ये, ठीक है। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, -RT ln K होता है। बस R की वैल्यू रखो जो सब में दे ही रखी है, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर टेम्परेचर आपको 300, टेम्परेचर 300 केल्विन यहाँ दे ही रखा है, ठीक है। फिर RT ln K इक्विलिब्रियम आपको निकालना था, और K इक्विलिब्रियम की वैल्यू, ठीक है, वो भी इन्होंने क्या कर दी है, दे दी है। तो इससे सिंपल क्वेश्चन आपको और क्या मिलेगा, सिर्फ आपको क्या करना था, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना था और सिंपल से क्वेश्चन हो जाता। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 166 में, Which of the following amine will give the कार्बल अमाइन टेस्ट, ठीक है। तो कार्बल अमाइन टेस्ट के लिए आपको पता होना चाहिए, कार्बल अमाइन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही शो करता है, 1 डिग्री अमाइन ही कार्बल अमाइन टेस्ट देता है। तो यहाँ देखोगे तो ये कैसा है, ये 2 डिग्री हो गया, यहाँ पर ये 1 डिग्री है, यहाँ पर देखोगे तो ये वापस कैसा हो गया, 2 डिग्री हो गया, यहाँ पर देखोगे तो ये कैसा हो गया, 3 डिग्री हो गया। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 2, जो कि प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन ही क्या देता है, कार्बन अमाइन टेस्ट देता है, ठीक है, जिसको हम आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं। तो वही सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन ये एक सिंपल क्वेश्चन था। फिर आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 167 पे,
क्वेश्चन नंबर 167, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज। तो हमें पता है ओजोनोलाइसिस में हम, ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या यूज करते हैं, जहां डबल बॉन्ड होता है उसके दोनों साइड हम क्या लगा देते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन से बॉन्ड बना दो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन से बॉन्ड बना दो। इधर तो सब सिंगल बॉन्ड है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ इधर बनाओगे और यहाँ इधर बनाओगे, ठीक है, और यहाँ इधर बनाओगे। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए मिथेनॉल। तो यहाँ से बनाऊंगा तो इथेनॉल मिलेगा, यहाँ से बनाऊंगा तो अलग ही प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से भी कुछ अलग मिलेगा। यही एक डी ऑप्शन है जिसमें क्या मिलेगा, मुझे मिथेनॉल मिलेगा। तो अगेन ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है 167, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 168, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन दे ही रखा है, ठीक है। 167 का लेफ्ट साइड में आप देख लोगे इसका सॉल्यूशन दे रखा है। ओजोनलाइसिस करेंगे तो ये एक तो हमें मिल जाएगा ये प्रोडक्ट और साथ में मिल जाएगा मिथेनॉल। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 168, एनिसोल ऑन क्लेवेज विद HI, ठीक है, एनिसोल की रिएक्शन HI से कराते तब क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो नीचे आप देख सकते हो सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पर HI की जब रिएक्शन कराओगे, ठीक है, HI की जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर पहले H+ इससे जुड़ जाएगा, H+ जुड़ने के बाद यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगी, I- पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा और मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए था कि रिएक्शन में पहले कौन अटैक करता है, तो H+ इलेक्ट्रोफाइल मतलब H+ वहां से जुड़ जाता है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें आंसर दे रखा है, ठीक है, वो ऑप्शन 2 दे रखा है, ठीक है। जो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन 2 में आप देखोगे ये यहाँ पर क्या दे रखा है, फिनोल हो जाएगा, एनिसोल है तो फिनोल और ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर 2। फिर आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 169 पे। क्वेश्चन नंबर 169 पे आप देखोगे एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटीन टू फॉर्म पेंटूइन इज। ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको सारे ऑप्शन को चेक करना था, ठीक है। इसके डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन आपको समझा देता हूँ, ऊपर लिख रखा है। तो ठीक है, राइट साइड में आप देख रहे राइट साइड में आप देख रहे तो इसमें देखोगे आप, तो ये हमारे पास हमने बना ली 2-ब्रोमोपेंटीन बना ली। 2-ब्रोमोपेंटीन में हमने क्या करा, जो इसकी रिएक्शन हुई, ठीक है, तो यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है, पेंटूइन या 2-पेंटीन भी हम बोल सकते हैं मिल रहा है। तो इसमें दिस रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर ये अल्फा है, ठीक है, यहाँ पर ये अल्फा दिख रहा होगा आपको और ये बीटा दिख रहा होगा, तो अल्फा बीटा भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन हैज डीहाइड्रोएलिनेशन इस रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड दे देगा जनरली इन E2 रिएक्शन इज जेटसव एल्कीन इज फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट मोर स्टेबल एल्कीन। तो जेटसव का मतलब ही क्या है, मोर स्टेबल एल्कीन बननी चाहिए, तो बिल्कुल मोर स्टेबल एल्कीन बन रही है। अगर ये यहाँ, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा होता, ठीक है, अगर यहाँ ना बन के डबल बॉन्ड इधर बन रहा होता, इधर डबल बॉन्ड बन रहा होता, तो लेस स्टेबल एल्कीन मिलती, उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाते, कम होते। लेकिन इस केस में क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहे हैं, तो मोर स्टेबल एल्कीन मिल रही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा, जिसमें A, B और C तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 170, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ ए रिएक्शन लीड टू चेंज इन, ठीक है। तो पहला दे रखा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, सेकंड दे रखा एक्टिवेशन एनर्जी, फिर दे रखा हीट ऑफ रिएक्शन, देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ा रहा हूँ, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या, नंबर ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें आपस में क्या होगा, कॉलिजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर Z12, ठीक है, इससे ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा, और ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। एक्टिवेशन एनर्जी पे इससे ना तो कोई फर्क पड़ता है, हीट ऑफ रिएक्शन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और थ्रेशोल्ड एनर्जी पे भी इस एज सच इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम ये, ठीक है, पूरा डिटेल में इनको पढ़ते हैं। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 171, Which of the following is a basic amino acid, ठीक है। फिर से ये एक NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम इसने पूछा है बेसिक, ठीक है, बेसिक एमिनो एसिड कौन सा है, ठीक। तो बेसिक एमिनो एसिड इस केस में हमारे पास लाइसिन होता है। लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है, ठीक है, तो हम जनरली ये बोलते हैं कि इसमें आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। लाइसिन जो होता है, इसमें देख सकते हो एक कार्बोक्सिलिक है, एक अमाइन यहाँ पर अमोनिया, मतलब बेसिक ग्रुप यहाँ, एक बेसिक ग्रुप यहाँ,
तो इसमें कई बार ज्वेटर आयन जो हम बनाते हैं उसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होती है, ठीक है, उससे ज्वेटर आयन भी बोलते हैं हम। तो इसमें अगर ये रिएक्शन हो भी जाती है उसके बाद भी हमारे पास एक बेस क्या एक्स्ट्रा है, तो इस वजह से यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सिंस इट कंटेन मोर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप एज कंपेयर टू COH ग्रुप, हेंस इट इज बेसिक एमिनो एसिड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसिन। फिर आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 172 पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन दे रखा है 172, तो 172 में हमें दे रखा है द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP एंड विद सोडियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, ठीक है। तो आप बायो बैकग्राउंड से है, नीट के बच्चे तो इनको बताने की जरूरत नहीं। पोटेशियम, ठीक है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम, ठीक है, वहां पे आप वैसे नीट में बायो के अंदर भी पढ़ते हो, और ये ठीक है थोड़ा सा उस तरीके उस वे में भी थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वापस ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो अगर आपको वैसे पता होता तो आप सही कर पाते, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को सही कर पाता, ठीक। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 173। 173 अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है ये। इस क्वेश्चन में इसने पूछा है फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस कंबाइन फॉर्म Cl2 गैस मॉलिक्यूल द करेक्ट ऑप्शन इज। तो देखो दो यहाँ पर क्या है, एटम है, उन्होंने मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है, Cl प्लस Cl कंबाइन होकर उन्होंने Cl मॉलिक्यूल बना लिया। तो यहाँ पे कितने थे, दो थे, और अब कितना बना लिया, एक। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहे हैं, तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो इस ऑप्शन में भी हो रही है, और फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑप्शन में हो रही है। लेकिन यहाँ जब बॉन्ड बनता है तो हमें पता है हीट क्या होती है, रिलीज होती है, तो कैसा हो जाएगी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H इसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जब बॉन्ड बनती है तो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एक्सोथर्मिक, दैट मींस डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव होता है, और डेल्टा H लेस देन 0 भी इसको बोल सकते हैं। तो अगेन ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 174, जो कि क्या है, मैच द कॉलम है। 174 में आप जब देखेंगे तो हमें ऑक्साइड दे रखा है, उनका नेचर बता रखा है, जो अगेन मैं बोलूंगा बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्यों, क्योंकि अगर आपको फिर से इसमें अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी करते हैं, एलिमिनेशन मतलब आपको एक दो भी अगर सही पता होते, जैसे हमें पता है Al2O3 के बारे में सबको पता होता है, Al2O3 कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो एम्फोटेरिक C4, C में 4 देखो एक ही ऑप्शन में आपको मिलेगा, यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे 3। फिर भी देख लेना CO, ठीक है, CO कैसी होती है हमारे पास, जो CO होती है वो होती है न्यूट्रल, हमें पता है 4 ही ऑक्साइड न्यूट्रल होती है, एक होती है CO, CO2, CO, H2O, N2O और NO, ठीक है, ये 4 ही ऑक्साइड होती है जो न्यूट्रल होती है। तो ये कैसी है, CO न्यूट्रल ऑक्साइड होगी। और हमें पता है जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्साइड होती है, ठीक है, एस ब्लॉक और एलिमेंट की, वो कैसी होती है, बेसिक होती है। और राइट हैंड साइड में हम जैसे जैसे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में एसिडिक होती जाती है। और ऑक्सीडेशन नंबर से भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक ऑक्साइड होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाली एसिडिक ऑक्साइड होती है। इस तरीके में आप इस क्वेश्चन को देख सकते थे किसी भी तरीके से। तो अगेन मैं बोलूंगा मैच द कॉलम दिखने में बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल दो मैच द कॉलम आए थे, दोनों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 175 पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया न्यूट्रल, बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक इसके सॉल्यूशन में। और क्वेश्चन नंबर 175 पे आप आ जाए, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, फिर से ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन हमें दे रखा है। और जीटा पोटेंशियल स्पेशली हम बताते हैं, जीटा पोटेंशियल से इसकी डेफिनेशन और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको, ठीक है, एनसीईआरटी से अगर किसी ने पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीटा पोटेंशियल से हमें क्या पता लगता है, जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल होगा उतना ही स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल की बढ़ती जाती है, ठीक है। ग्रेटर द जीटा पोटेंशियल मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। नेक्स्ट आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 176। 176 अगेन मैं बोलूंगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन मतलब गैसीय स्टेट में से क्वेश्चन था। डेल्टन्स लॉ, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, वहां से क्वेश्चन दिया है। तो इसमें क्वेश्चन आप पढ़ोगे, ठीक है, तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें सारी गिवन देगी। मिक्सचर ऑफ N2 and argon gas in a cylinder contains 7 gram of N2, 8 gram of argon. If the total pressure of the mixture gas in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N2, तो partial pressure का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, partial pressure of any gas in the mixture of gas is equals to mole fraction of that gas in mixture of gases into total pressure.
तो टोटल प्रेशर हमें दे ही रखा है 27 बार। अब मुझे बस क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मोल। मोल निकालने के लिए मुझे पता क्या होना चाहिए, वेट। तो वेट भी इसने दे दिया, साथ में मॉलिक्यूलर वेट भी दे दिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये किसकी बात कर रखी है, नाइट्रोजन की, और ये किसकी बात कर रही है, एर्गन की। तो एर्गन के 7 ग्राम गिवन है, तो गिवन वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, तो 1/4 इसके मोल्स हो जाएंगे। और यहाँ पर 8 ग्राम गिवन है, 40 से डिवाइड करेंगे, इसका जो एटॉमिक मास होता है, तो 1/5 इसके मोल हो जाएंगे। तो मोल कैलकुलेट कर लिए, तो अब मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हमें है ही नहीं। तो नीचे आप जैसे सॉल्यूशन देखोगे तो ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, बस सिंपल सा हमने क्या कर लिया, मोल्स यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिए, 1/4 और 1/5। ठीक है, तो डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालना है, तो जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर लिख दिए, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो दोनों का समेशन करके लिखा, कैलकुलेट करें, और 15 बार इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन मैं बोलूंगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो फिजिकल के जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसा कुछ आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा था इसके अंदर। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ रहा था, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता है, बेसिक से आपको फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 177, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो एग्जाम के टाइम में। ठीक है, जनरली हम बताते हैं कि आजकल इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछने लगे। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पूछा है, तो इसने पूछा इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हमें पता है कि बाइक्स वगैरह में जो हमारे व्हीकल होते हैं उसमें इनकम्प्लीट कंबशन प्रॉपर नहीं होता है, तो वहां से CO2 की जगह CO निकलता है। ठीक है, फिर इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो डेथ होने की, जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमारे रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए तो वो ब्लड के अंदर, जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, एज कम्पेयर टू जो उसकी सॉल्युबिलिटी है, या मैं उसके साथ बोलता हूँ उसके साथ जो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन ब्लड के साथ। ठीक है, वो ज्यादा होती है टेंडेंसी किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। क्यों, क्योंकि उसमें जो लिगेंड होता है वो CO कार्बन होता है, और उसमें डोनर टेंडेंसी उसकी ज्यादा होती है, इसलिए CO स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको वैसे नीट वालों को बताने की जरूरत नहीं। तो इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी बिल्कुल सही है। इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, फिर है द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फाउंड टू CO इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका मतलब है आंसर हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि इसने नॉट करेक्ट पूछा है। तो अभी जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी या स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स वो बनेगा जिसमें लिगेंड की डोनर टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन डोनर एटम होता है, तो उसमें डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनता है, जबकि इसने बोला है कि कैसा कॉम्प्लेक्स, लेस स्टेबल बनता है, जबकि यहाँ पे मोर स्टेबल बनता है। तो इस वजह से 4th आंसर हो जाएगा। तो ये वैसे आप बायो में भी पढ़ते हो, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सब बच्चों ने इसको सही करा होगा, इसमें कोई इसको ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स जो हमारा 12th का टॉपिक है उसके रिगार्डिंग वो एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर आ जाए 178। अगेन फिर से फिजिकल का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसने पूछा एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर। ठीक है, BCC स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस इज। तो हमें पता है BCC के लिए, ठीक है, इसका जो रेडियस और सेल एज की जो इसमें रिलेशन होता है वो होता है √3a इज इक्वल्स टू 4a। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/4 इंटू 288, जबकि यहाँ पे इसने कैलकुलेशन भी नहीं करवाई, एज इट इज बस वैल्यू पुट करनी थी, और आंसर आ गया 2। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये फिजिकल के इस बार। फिर आ जाए 179। 179 की अगर हम बात करें तो अगेन ये हमें मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मिलेगा देखने को। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो हमें एटम्स निकालने तो पहले क्या निकालने पड़ेंगे, मोल। तो मोल का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल का फॉर्मूला, क्योंकि हमें वेट दे रखा है, तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय जो भी हमें दे रखा है, मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट दे रखा है, तो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लिख देता हूँ क्योंकि O2 भी दे रखा है। तो यहाँ से हमें मोल पता लग जाएंगे। जब मोल पता लग जाएंगे तो मोल का दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे नंबर ऑफ, ठीक है, एटम्स, या मोल हम निकाल सकते हैं डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, Na एवोगैड्रो नंबर। अब क्योंकि यहाँ पर लिथियम, सिल्वर और मैग्नीशियम ये तो एटम दे रखे, O2 मॉलिक्यूल दे रखा, इस केस में जो भी आंसर आएगा O2 के केस में उसको हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एटोमेटिसिटी क्या है, 2 है। तो इन जनरल यहाँ पर हमने, ठीक है, कॉमन लिख दिया है एटोमेटिसिटी को मल्टीप्लाई करके। तो इसके जब सॉल्यूशन में आप देखोगे, ठीक है, तो ऊपर स्लाइड कर रहा हूँ, सॉल्यूशन हमने बना रखा है ये। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हो
ठीक है, 1/7 Na इंटू 1 इसकी एटोमिसिटी है, फिर इसकी 1 है, फिर 1 है, ऑक्सीजन की 2 है एटोमिसिटी। ठीक है, तो यही वो लिखा हुआ है, गिवन वेट अपन मोलर मास, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो तो एटोमिसिटी अगर एटम है, मॉलिक्यूल है तो ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ये आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसका जो आंसर आया, ठीक है, इसका जो आंसर आया आप यहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ से कंपेयर करके भी देख सकते हैं वैल्यू। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 179, ठीक है, 179 का आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक, मतलब आपको क्या करना था, बस कंपेयर करना था। डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू 7 सबसे छोटी है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। 108 भी इससे बड़ी है, ठीक है, 24 भी 7 से बड़ा है, 32 भी बड़ा है, तो डायरेक्ट आपको कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना था, सिंपल आप देख के आप बता सकते। फिर आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 180 के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है जो हम प्रोडक्ट इसने पूछे हैं हमें कहाँ पर, इसने प्रोडक्ट हमें पूछा है एनोड पे। एनोड पे हमें पता है क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑक्सीडेशन तो हमेशा एनोड पे होगा, और यहाँ पर कौन आएगा हमारे पास, एनायन आएगा। तो H2SO4 के अंदर देखो, H2SO4 के अंदर हमें मिलेगा एक तो 2H+ आयन, कैटायन तो मिलेगा H+, और सल्फेट एनायन मिलेगा यानी, और वाटर है तो H+ और OH- भी मिलेगा। ठीक, तो OH- और SO4 में से डिसाइड करना था किसका, तो यहाँ पर SO4 क्योंकि ऑलरेडी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यहाँ पे सल्फेट के अंदर जो सल्फर आयन होता है, ठीक है, SO4-2 के अंदर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन तो कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे वाटर का होता है एनोड पे, और वहां से हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लिबरेट होता हुआ मिलेगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑक्सीजन गैस। ठीक, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो हमारे पास नीट का जो पेपर था, ठीक है, उसका हमने सॉल्यूशन देखा है, और जितना कोशिश हो सका हमने इसको, ठीक है, थ्योरेटिकल वे में लिखने की कोशिश करी, ताकि आप भी इसको साथ के साथ समझते चले। और फिर भी फर्दर किसी को डाउट है तो हमारे पास इसका PDF है, ठीक है, आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और इसका सॉल्यूशन हमसे ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, और ऑल द बेस्ट फर्दर जो आपकी काउंसलिंग और जो भी आपका आने वाला टाइम है। ठीक है, आपने जो टाइम दिया, ठीक है, पिछले लॉकडाउन की वजह से आप नहीं एंजॉय कर पाए, तो आप इजीली आप, ठीक है, फ्री हो गए हो फाइनली एग्जाम से, आप थोड़ा लाइफ में थोड़ा एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, बाहर ना निकले ज्यादा, ठीक है, क्योंकि अभी तक कोरोना की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, फिर भी ठीक है थोड़ा सा आप चिल मार सकते हो। पिछले ठीक है 5-6 महीने से बहुत स्ट्रेस था कि पेपर होगा नहीं होगा, 2 बार पोस्टपोन्ड हुआ, फिर भी चल रहा था कि होगा नहीं होगा लास्ट मोमेंट तक, तो थोड़ा मुश्किल टाइम था, फिर भी बच्चों ने पेशेंस रखा। पेपर उसके अकॉर्डिंग, अगर केमिस्ट्री के पेपर की बात करूं तो थोड़ा सा इजी साइड पेपर था। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। इनऑर्गेनिक में 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड थे, उनको छोड़ के बाकी ओवरऑल पेपर में बोलूंगा एवरेज ही था। ठीक है, कोई टफ पेपर नहीं था, तो उसमें आई थिंक कट ऑफ भी लेकिन थोड़ी सी हाई जाएगी, वो आपको थोड़ा ये थोड़ी सी चीज वरी होगी कि भाई अगर आपके 600-650 भी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छी रैंक आएगी, क्योंकि सबके लिए उतना टाइम था और सब बच्चों ने उतनी तैयारी करी हुई, सबके लिए ये लेवल वैसा ही रहा, तो कट ऑफ भी थोड़ी सी हाई जाएगी। फिर भी ऑल द बेस्ट सभी को फ्यूचर के लिए, और आई होप सबको अच्छा कॉलेज मिले। थैंक यू।